अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा स्टूडेंट, तो आज का हमारा टॉपिक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब देखिए, हम सेंट्रीपिटल फोर्स की जब डेरिवेशन करते हैं ना, तो इसमें मैथमेटिक्स काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। इसमें मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट, उसके रूल्स वगैरह वो काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, जिस वजह से बच्चों को इसकी डेरिवेशन थोड़ी मुश्किल लगती है। लेकिन आपने जो मैथमेटिक्स के रूल्स हैं वो पहले साथ साथ पहले एक्सप्लेन करूंगा एंड देन फिर उनको अप्लाई करूंगा, ठीक है। तो आपने आखिर तक पूरा लेक्चर तवज्जो से लेना है, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से आपको इसकी समझ आ जाएगी। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स है क्या। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का फिनोमिना समझने के लिए ना, हम यहाँ पर एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। देखिए, हमने ये चीज पढ़ी थी कि सपोज दैट कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो जा रहा है एक डायरेक्शन में, और उसके ऊपर हमने फोर्स लगाई है उसी डायरेक्शन में। तो जब हम उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा होता है। कैसे पैदा होता है कि उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर जाती है। इस तरह नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर एक बॉडी जो है वो जा रही है एक डायरेक्शन में, ठीक है, और हमने उसके ऊपर एक अपोजिंग फोर्स लगाई है, उसके अगेंस्ट फोर्स लगाई है, तो एक्सेलरेशन इसमें भी पैदा होगा। और जब इसमें एक्सेलरेशन पैदा होगा, कैसे पैदा होगा? नेगेटिव एक्सेलरेशन पैदा होगा, इसकी वेलोसिटी होगी डिक्रीज। तो अभी तक तो हमने इतना ही पढ़ा था कि अगर सेम डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन वेलोसिटी बढ़ गई, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन फोर्स कम होगी। व्हाट इफ एक बॉडी है, उसके मोशन के परपेंडिकुलर उस पे फोर्स लगाई जाए। जैसे लेट्स से कि मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ये इधर को जा रहा है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी ये है, तो इसके मोशन के परपेंडिकुलर अगर मैं फोर्स लगाता हूं, तो जब मैं इस बॉडी के मोशन के परपेंडिकुलर जब मैं फोर्स लगाऊंगा, तो होगा क्या कि ये एक्चुअली इधर को भी जाने की कोशिश करेगा, ऊपर को जाने की भी कोशिश करेगा, तो ये एक कर्व पाथ बनाएगा, ठीक है। और अगर हर पॉइंट पर मैं उसके मोशन के परपेंडिकुलर उस पे फोर्स लगाता जाऊंगा, तो वो हर पॉइंट पर कर्व पाथ बनाता रहेगा। जैसे लेट्स से अब इस वक्त इसका जो मोशन है वो इस तरफ है, ठीक है, तो मैं इसके परपेंडिकुलर एक फोर्स लगा देता हूं, और जब मैं इसके परपेंडिकुलर फोर्स लगाऊंगा तो ये इस तरह करके कर्व पाथ बनाएगा। और जब इस पॉइंट पे इसका मोशन इस तरफ है तो मैं इसके परपेंडिकुलर एक फोर्स लगा देता हूं, तो इस तरह करके कर्व पाथ बनाते हुए ये चला जाएगा। तो एक्चुअली होगा क्या कि वो ना तो उसकी वेलोसिटी कम होगी ना उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, बल्कि वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से सर्कल में मूव करना शुरू कर देगा। अब ये जो फोर्स उसको एक सर्कल में रख रही है, इस फोर्स को बेटे हम नाम देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। किसी भी बॉडी को अगर सर्कुलर पाथ में हम मूव करवाना चाहते हैं, तो हमें उसको एक नेसेसरी फोर्स प्रोवाइड करनी पड़ती है, जो कि उसके मोशन के परपेंडिकुलर हर वक्त एक्ट करती रहे, और उस फोर्स को बेटे हम नाम देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहां पर अब सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं चंद एक एग्जांपल्स एंड देन फिर बेटे हम मूव करेंगे इसकी डेरिवेशन पे। तो डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है द फोर्स नीडेड टू बेंड द नॉर्मली स्ट्रेट पाथ इनटू अ सर्कुलर पाथ। कि एक स्ट्रेट पाथ को जब वो सर्कुलर पाथ में कन्वर्ट करने के लिए जो फोर्स हमें चाहिए होती है, रिक्वायर्ड होती है, उस फोर्स को बेटे हम नाम देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द मूव कर रहे हैं। अब देखें, यहां पर जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है। अगर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन खत्म हो जाए तो इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिट में मूव ही नहीं करेंगे, सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे ही नहीं। तो एक्चुअली यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस उनको सर्कल में रख रही है। इस तरह जो प्लैनेट्स हैं वो सन के गिर्द मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन है, अगर सन की ग्रेविटी आज खत्म हो जाए तो प्लैनेट्स अपने अपने ऑर्बिट से बाहर आ जाए। इस तरह नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो अर्थ है इसके गिर्द भी बहुत से ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं, जैसे मून हो गया, सैटेलाइट्स हो गई, तो ये भी अर्थ की ग्रेविटी की वजह से है। अगर अर्थ की ग्रेविटी खत्म हो जाए तो एक्चुअली यहाँ पर क्या होगा कि जितने भी अर्थ के गिर्द ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं सर्कुलर पाथ में मूव करना बंद कर देंगे। अब एक एग्जांपल जरा हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करते हैं कि बेटा देखें, ये हमारे पास एक बॉल है और इस बॉल को बेटा हमने इस रस्सी के साथ बांधा हुआ है और हम सर्कल में घुमा रहे हैं। अब यहां पर टेंशन इन द स्ट्रिंग क्रिएट होती है रस्सी के अंदर, जो कि उसको सर्कल में रखती है। अब सपोज दैट किसी पॉइंट पर के वो जो रस्सी है वो टूट गई। अब जब रस्सी टूट गई है तो टेंशन इन द स्ट्रिंग हो गई जीरो, और जैसे ही टेंशन स्ट्रिंग जीरो हो गई वो उसी पॉइंट पर टेंजेंट बनाते हुए सर्कल से बाहर निकल गई। मतलब आम एग्जांपल है कि आप एक चीज को हाथ में पकड़ के ऐसे घुमा रहे हैं, और जब आप घुमा रहे हैं जब तक वो उसके साथ अटैच है, जब तक चाहे वो धागा या रस्सी है जो भी उससे अटैच है, तब तक वो सर्कल में रहेगी। जैसे ही धागा या रस्सी टूट जाएगी, टेंशन इज स्ट्रिंग खत्म। अब टेंशन इज स्ट्रिंग खत्म तो जो टुवर्ड्स सेंटर फोर्स लग रही थी वो हो गई खत्म। अब चूंकि जो फोर्स टुवर्ड्स सेंटर लग रही थी वो खत्म हो गई है, तो वो सर्कल में नहीं रहेगा, वो सर्कल से बाहर निकल जाएगा। ये बड़ी कॉमन एग्जांपल
काफी मर्तबा हमने अपनी कॉमन लाइफ में भी इसको देखा है। तो यहां पर वो कह रहा था फैक्ट इज दैट, हकीकत क्या है कि अनलेस द स्ट्रिंग और सम अदर मैकेनिज्म पुल्स द बॉल टुवर्ड्स द सेंटर, कि जब तक उसके ऊपर टुवर्ड्स द सेंटर एक फोर्स लग रही है तब तक वो सर्कल में है। जैसे ही वो फोर्स खत्म हो जाएगी वो सर्कल में नहीं रहेगा, और उस फोर्स को जो किसी भी बॉडी को सर्कल में रखती है इज नॉन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, तो यहां तक अभी आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स होती क्या है, और मैंने चंद कॉमन एग्जांपल्स भी दे दी है कि सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे दूसरी बॉडीज को, एक मूविंग ऑब्जेक्ट को सर्कल में रखती है। अब आते हैं हम मैथमेटिकल डेरिवेशन पे। अब जो मैथमेटिकल डेरिवेशन है उसमें हम चंद एक assumptions कर लेते हैं। हम कहते हैं सपोज दैट एक पार्टिकल है जो कि पॉइंट ए से पॉइंट बी पर मूव करके गया, एक सर्कल में मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर मैंने दो एक्चुअली पॉइंट्स जो है ना वो मार्क कर लिए, यानी कि सर्कल में मूव कर रहा था तो दो पॉइंट्स मैंने मार्क कर लिए हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी, ठीक है। अब यहां से ये सेंटर ऑफ द सर्कल है तो ये मेरे पास रेडियस ऑफ द सर्कल बनेगा, ओ से लेकर ए तक का डिस्टेंस। इस तरह ओ से लेकर बी तक का डिस्टेंस जो है ये भी मेरे पास रेडियस ऑफ द सर्कल बनेगा, और ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करके गया है। अब देखिए चूंकि इसकी वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है, सॉरी स्पीड जो है वो इसकी यूनिफॉर्म है। अब चूंकि स्पीड यूनिफॉर्म है तो स्पीड यूनिफॉर्म होने का मतलब ये है कि इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब अगर ये यहां पर 3 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है तो इस पॉइंट पर भी 3 मीटर पर सेकंड से ही मूव कर रहा है। लेकिन अगर मैं कहूं क्या इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, द आंसर इज नो, इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी का ताल्लुक मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन में भी होता है, ठीक है। अब देखिए जो मैंने आपको बताया कि कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, उसकी जो वेलोसिटी होती है उसकी डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट होती है। तो यहां पर पॉइंट ए पर इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये बनेगी जिसको मैं v1 का नाम दे रहा हूं, और पॉइंट बी पर इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये बनेगी इसको मैं v2 का नाम दे रहा हूं। तो एक्चुअली डायरेक्शन चेंज हुई है, तो चूंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हुई है तो इसका मतलब कि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, और जब वेलोसिटी में चेंज आता है तो उसको हम नाम देते हैं एक्सेलरेशन। अब हम आगे जाके फर्दर डिस्कस करेंगे कि जो एक्सेलरेशन था हकीकत में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन था। लेकिन चलो अभी हम जनरली फॉर्मूला से स्टार्ट कर लेते हैं। अब आपको पता है कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। अब यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी हम कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर आपको ना हेड टू टेल रूल को थोड़ा समझना पड़ना है। अब देखिए जो टॉपिक है ना इस तरह का टॉपिक है, इसमें आपका मैथमेटिक्स भी बहुत ज्यादा रिवाइज होना है, आपकी फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स भी काफी ज्यादा रिवाइज होने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हेड टू टेल रूल की अगर हम बात करें तो ये देखिए हेड टू टेल रूल क्या होगा, ये हमारे पास v1 है तो मैंने v1 को इस तरह वेक्टोरियली यहाँ पे ले आया। इस तरह v2 ये थी तो v2 को मैंने यहाँ पर लाके इस तरह करके अटैच कर दिया, और यहाँ पर मैंने इनका जो है ना इस तरह करके डेल्टा v को बना दिया, ठीक है। अब देखिए मेरी बात सुने, अब हेड टू टेल रूल के मुताबिक यहाँ पर v2 में डेल्टा v अगर मैं ऐड करता हूँ v2 प्लस डेल्टा v, तो इनका जो रिजल्टेंट है वो v1 बनेगा। रिजल्टेंट ऐसे ही ना टेल से लेकर आखिरी के हेड तक होगा, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा v1। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको हेड टू टेल रूल आना बहुत ज्यादा जरूरी है कि v2 में डेल्टा v ऐड किया, ये देखिए इन दोनों फोर्सेस को हमने, ये दोनों वेक्टर्स को सॉरी ऐड किया, और ये v1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं डेल्टा v फाइंड करना चाहूँ तो डेल्टा v हमारे पास इक्वल होगा v2 माइनस v1। तो इस तरह ही हम डेल्टा v फाइंड करते हैं ना, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो इसका मतलब ये जो है ये मेरे पास डेल्टा v आ जाएगा, ठीक है। इसको हम आगे जाके फर्दर स्टेप्स में सॉल्व करेंगे। चलो खैर अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जो हमारे पास चूंकि इसकी स्पीड यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म स्पीड के लिए हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ये वाला फॉर्मूला सिर्फ तब लगता है, चैप्टर 3 में मैंने आपको पढ़ाया भी था कि ये वाला फॉर्मूला सिर्फ तब वैलिड है जब स्पीड यूनिफॉर्म हो। क्योंकि अब स्पीड यूनिफॉर्म है तो हम ये वाला फॉर्मूला इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर हमने डेल्टा टी फाइंड करना है, तो जो v है वो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो डेल्टा टी इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। अब ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। अब इसको मैं पुट कर दूंगा यहां पर, तो एक्चुअली मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में। तो डेल्टा टी की जगह मैं s ओवर v यानी कि डिस्टेंस ओवर स्पीड लिख दूंगा। अब चूंकि स्पीड नीचे डिवाइड और ऊपर आके होगी मल्टीप्लाई, सो द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन इज डेल्टा v डॉट v डिवाइडेड बाय s। तो ये हमारे पास एक एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, हमने डेल्टा v फाइंड करना है। तो बेटे हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, जिसके अंदर हमने डेल्टा v को डिटरमाइन करना है, इसका फॉर्मूला बनाना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब चलिए मैं ना थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं मैं पिछले स्टेप्स में अभी तक क्या क्या किया। सबसे पहले तो ये 3 इक्वेशंस हमने बनाई हैं पिछले स्टेप्स के अंदर।
तो ये आपको याद रहे इसलिए मैंने अलग से करके लिख दी है, ठीक है। अब उसके बाद हमने ये दो डायग्राम्स बनाई थी और इसी डायग्राम में से मैंने ये ट्रायंगल बनाई थी जिसके अंदर मैंने V1 को अलग से लिख दिया था, इस तरह V2 को इस तरह अलग से लिख दिया था और फिर इनके डेल्टा V जो है वो मैंने फाइंड कर लिया था, ठीक है। अब यहाँ पर वेक्टोरियल है, डेल्टा V जो है वो V2 माइनस V1 के बराबर आता है। अगर आप इनको हेड टू टेल रूल से ऐड कर दो तो V1 प्लस डेल्टा V इज इक्वल टू V2 और V1 इधर आके माइनस हो जाएगा तो ये V2 माइनस V1 हो जाएगा जो कि डेल्टा V है, चेंज इन वेलोसिटी है, ठीक है। तो अब देखिए बेटा हमारे पास एक्चुअली मैंने आपको ये चीज समझाई है पहले कि चूंकि अब जो डेरिवेशन हमने करनी है इसमें हमारे मैथमेटिकल स्टेप्स बहुत ज्यादा यूज होने हैं, तो मैं आपको पहले मैथमेटिक्स का वो रूल समझाया करूंगा जो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है एंड देन फिर हम उस स्टेप को समझेंगे और आपने इसको साथ साथ जो है ना वो समझते रहना है, ठीक है। अब देखिए बेटे मेरी बात सुने, अगर मैं यहाँ पर एज्यूम करता हूँ कि जो मेरा डिस्टेंस है ए से लेकर बी तक ये बहुत ज्यादा स्मॉल है, इतना ज्यादा स्मॉल है दैट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, कि मतलब वो तकरीबन जीरो के करीब है। तो आपको पता है कि एक सर्कल की बहुत छोटी आर्क जो है वो स्ट्रेट लाइन के बराबर होती है। जैसे लेट से कोई भी सर्कल है आप उसकी बहुत छोटी सी आर्क कट करें वो आपको देखने में स्ट्रेट लाइन ही लगेगी। इसकी एक और एग्जांपल देता हूं बेटा, देखो जब हम सड़क पे चलते हैं या कहीं पे रोड वगैरह पे चल रहे होते हैं तो हमें रोड फ्लैट नजर आ रहा होता है, हालांकि अर्थ ओवरऑल क्या है, स्फीयर है, लेकिन हमें वो रोड फ्लैट क्यों नजर आ रहा होता है, क्योंकि वो जो रोड हमें नजर आ रहा है ना वो अर्थ के स्फीयर के मुकाबले में उसका बहुत छोटा हिस्सा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो इसको हम एज्यूम कर लेंगे ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है। अब चूंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है तो ये हमारे पास ट्राइंगल बन जाएगी ओ ए बी, और जब मैंने इसको सेपरेट करके लिखा था तो ये ट्राइंगल बन जाएगी हमारे पास क्यू पी आर, ठीक है, या पी क्यू आर, इसको किसी तरीके से भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हमने इन दोनों को कंपेयर करना है। अच्छा देखिए मैं ना आपको पहले ही बता देता हूँ हमने करना क्या है। हमने एक तो ये प्रूव करना है कि ये दोनों ट्राइंगल आइसोसीलस है। पहले स्टेप में आइसोसीलस ट्राइंगल क्या होता है ये आपको मैं रिवाइज करवा देता हूँ, ऐसी ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स बराबर हो, ठीक है, तो उसको हम आइसोसीलस ट्राइंगल कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमने एक और प्रूव करनी है बात कि ये दोनों ट्राइंगल यानी कि ट्राइंगल ओ ए बी और पी क्यू आर ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। अब सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होती है उनमें क्या क्या रूल लगते हैं हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये प्रूव करते हैं कि ये दोनों आइसोसीलस ट्राइंगल है। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल पी क्यू आर की बात करते हैं। तो पी क्यू आर जो है उसमें जो पी क्यू है ये पैरेलल है V1 के। तो आपको पता है कि जो V1 है इसको मैंने क्या नाम दिया है पी क्यू का, तो इसको मैंने ये देखे ना इसके पैरेलल बनाया है। इस तरह जो V2 है इसको मैंने पी आर के पैरेलल बनाया है। तो यहाँ पर जो पी आर है दैट इज पैरेलल टू V2, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि चूंकि रेडियस ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू इट्स टेंजेंट, ये मैथमेटिक्स का रूल है, याद रखें कि जब हम कोई भी सर्कल ड्रॉ करते हैं, लेट्स से मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है तो इसका मैं किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, ठीक है, वो उस पॉइंट पर उसके रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी, ठीक है। आप किसी भी पॉइंट पर उसकी टेंजेंट ड्रॉ कर लें, लेट्स से अगर मैं इस पॉइंट पर ड्रॉ करता हूं तो यहां पर भी वो उसके रेडियस के साथ जो है वो 90 डिग्री का एंगल बना रही होती है, ठीक है। तो ये मैथमेटिक्स का रूल है। अब वो ये बात कह रहा है कि चूंकि जो रेडियस है वो अपने टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा होता है, सो इन दैट केस ये जो ओ ए है और यहाँ पर ये जो V1 है, ठीक है, जिसको मैं नाम दे रहा हूँ पी क्यू का, ठीक है। तो ओ ए और पी क्यू ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, देखे ना टेंजेंट बन रही है V1, ठीक है, यानी कि पी क्यू जो है उसकी टेंजेंट बन रही है। इसी तरह यहाँ पर नेक्स्ट टाइम बात करें V2 जो है वो पी आर है तो वो ओ बी के परपेंडिकुलर होगा, ये हमारे पास रेडियस है और ये उसकी टेंजेंट है। और ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जो हमारे पास लीनियर वेलोसिटी होती है इसको टेंजेंशियल वेलोसिटी कहते हैं, ये हमेशा अलोंग द टेंजेंट होती है, ठीक है। तो जो हमारे पास ओ ए है दैट इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू और जो ओ बी है दैट इज परपेंडिकुलर टू पी आर। अब चूंकि यहां पर भी इनका आपस में एंगल 90 डिग्री बन रहा है, यहां पर भी इनका आपस में एंगल 90 डिग्री बन रहा है, ये बात को जरा तवज्जो से समझ लें। देखें यहां से लेकर ये मूव किया यहां तक, ए से लेकर बी तक, और ये जो है ये अपनी टेंजेंट चेंज करता हुआ मूव किया यहां तक। अब चूंकि एंगल यहां से इस इधर से लेकर इधर तक सेम रहा है, ठीक है, यहां पर भी 90 डिग्री और यहां पर भी 90 डिग्री, इसका मतलब कि इसने जितना एंगल कवर किया है उतना ही एंगल V1 से V2 तक कवर हुआ है। मतलब ये दोनों रेडियस आपस में जितना एंगल बना रहे हैं, लेट्स से थीटा एंगल बना रहे हैं, तो यहां पर बेटे हमारे पास ये जो V1 और V2 है ये भी आपस में थीटा एंगल ही बना रहे हैं। तो अभी तक मैंने ये बात प्रूव की है कि जितना एंगल ये उतना एंगल ये, मतलब जितना एंगल ओ ए ओ बी के दरमियान उतना ही एंगल V1 V2 के दरमियान। तो यहां पर हम ये बात कहते हैं कि एंगल ए ओ बी यानी कि थीटा दैट इज इक्वल टू एंगल
क्यू पी आर यानी V1 और V2 के दरमियान में। अच्छा, तो एक्चुअली अभी हम ये प्रूव कर दिए कि इनके ये वाले एंगल्स बराबर हैं। क्यों प्रूव किए ये मैं आपको अभी बताता हूँ। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्दर मोर। अब आपको पता है कि चूंकि उसकी वेलोसिटी की सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब कि V1 और V2 का मैग्नीट्यूड सेम है। अब अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो आपको पता है कि जब हम वेक्टर्स को ड्रॉ करते हैं ग्राफिकली तो उसकी जो लेंथ है वो रिप्रेजेंट करती है मैग्नीट्यूड को। तो हम कह सकते हैं कि V1 की लेंथ और V2 की लेंथ बराबर है। अब इस ट्रायंगल में अगर ये दो साइड्स आपस में बराबर हैं तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, इस तरह नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो ओ ए है दैट इज द रेडियस ऑफ अ सर्कल, और ओ बी जो है वो भी रेडियस ऑफ अ सर्कल है। ओ ए भी रेडियस ऑफ सर्कल है, ओ बी भी रेडियस ऑफ सर्कल है। तो एक सर्कल के जितने मर्जी रेडियस ड्रॉ कर लो सारे बराबर ही होते हैं। तो इसका मतलब कि मेरे पास जो ओ ए है वो ओ बी के बराबर है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल V1 V2 के बराबर है, जो कि सिंपली V मैंने कह दिया क्योंकि वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। ठीक है, तो यहां से मैंने ये बात प्रूव कर दी है कि ये जो मेरे पास ट्रायंगल AOB है और ट्रायंगल QPR या PQR है, ये वाली ट्रायंगल्स आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैं। मैंने दो बातें प्रूव की हैं। एक तो मैंने ये बात प्रूव किया कि ये दोनों ट्रायंगल्स आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैं। देखिए इसकी ये वाली दो साइड्स बराबर है और इसकी ये वाली दो साइड्स बराबर है। और दूसरी बात मैंने ये प्रूव की है कि ये जो थीटा है उतना ही थीटा ये है। अब एक रूल समझिए जरा, वो रूल ये है कि अगर मैं दो ट्रायंगल्स ड्रॉ करता हूं, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स होनी चाहिए दोनों। ठीक है, एक ट्रायंगल ये है लेट्स से और एक ट्रायंगल ये है, और ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैं। तो देखिए इसमें ये वाली दो साइड्स बराबर होंगी ना, और इसमें ये वाली दो साइड्स बराबर होंगी, और इनकी इक्वल साइड्स के दरमियान वाला जो एंगल है वो भी बराबर है। इन दैट केस ये दोनों ट्रायंगल्स कहलाएंगी सिमिलर ट्रायंगल्स। अब सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होता है ये कॉन्सेप्ट आप समझिए जरा। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले बात देखें कि टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर सिमिलर, कि दो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स सिमिलर होंगी कब? दो शर्तें हैं कि मतलब कि पहले तो वो आइसोसेलेस हो वो बता दी है, और दूसरी शर्त क्या है कि इफ द एंगल बिटवीन देयर इक्वल आर्म्स आर इक्वल, कि जो उनकी इक्वल आर्म्स के दरमियान एंगल है वो इक्वल होंगे। अब देखिए इनकी इक्वल आर्म्स के दरमियान एंगल और इसकी इक्वल आर्म्स के दरमियान एंगल इक्वल है, तो ये दोनों हमारे पास सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। अब सिमिलर ट्रायंगल्स में क्या बात होती है? सिमिलर ट्रायंगल्स में कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशो होती है वो इक्वल रहती है। कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होना जरूरी नहीं है। जैसे लेट से मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि अगर ये 4 है तो ये 8 हो सकता है, मतलब जरूरी नहीं है कि इसकी कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो बराबर हो। ठीक है, हाँ अगर रेशो लेंगे, फर्ज करो कि ये वाली साइड हमारे पास 2 है तो ये वाली साइड 4 होगी। कैसे? अब इन दो साइड्स की रेशो निकालें जरा, 4 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या आंसर है हमारे पास 2। अब इन दो साइड्स की रेशो निकालें 8 डिवाइडेड बाय 4, तो क्या आंसर है 2। तो हमारे पास जो कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं, ठीक है, उनकी रेशो कांस्टेंट रहती है, उनकी रेशो इक्वल होती है। तो इसका मतलब इन ट्रायंगल्स में मैं कोई भी कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स की अगर रेशो निकालूंगा तो वो इक्वल आएगी। ठीक है, तो चलिए आप नेक्स्ट यहां पे बात करते हैं। तो बेटे देखिए मेरी बात सुने, यहां पर मैं ये बात करता हूं कि इसकी एक मैंने साइड ली है क्यू आर। अब देखिए इसकी जो साइड क्यू आर है इसके कोरेस्पॉन्डिंग कौन सी बन रही है? ए बी। क्यू आर की कोरेस्पॉन्डिंग क्या बन रही है? ए बी। और यहां पर नेक्स्ट मैंने इसकी साइड ली है क्यू पी। मैं क्यू पी भी ले सकता हूं, पी आर दोनों बराबर ही हैं, तो मैंने क्यू पी ली है। ठीक है, क्यू पी के कोरेस्पॉन्डिंग बन रही है ओ ए। ठीक हो गया, तो मैंने क्या किया, मैंने क्यू आर की रेशो ली है क्यू पी से, क्यू आर की रेशो ली क्यू पी से, तो वो बराबर होगी ए बी की रेशो ओ ए से। यानी कि इसकी कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो और उसकी कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर है। ठीक है, आप सिंपली वैल्यूज पुट कर देते हैं तो हमारे पास जो क्यू आर है ये डेल्टा वी हो जाएगा, और क्यू पी जो है वो V1 हो जाएगा, जिसको हम सिंपली V का नाम दे रहे हैं क्योंकि वेलोसिटी सेम है। तो यहां पर मैंने आपको बता दिया V1 V2 के बराबर, दैट इज जनरली इक्वल्स टू V। ठीक है, इस तरह यहां पर जो हमारे पास OA है दैट इज इक्वल्स टू R, और AB की वैल्यू जो है ना वो हम अभी फाइंड करते हैं। ठीक है, अब देखिए चूंकि AB के बहुत ज्यादा क्लोज है, अब बहुत ज्यादा क्लोज है, सो इन दैट केस हम ये बात कहते हैं कि जो हमारे पास A टू B डिस्टेंस है ये इतना स्मॉल है, इतना स्मॉल है कि जो हमारे पास आर्क AB है ये लाइन AB के बराबर है, लाइन के बराबर है। तो इसका मतलब मैं इसको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का नाम दे सकता हूं। ठीक है, तो एक्चुअली जो आर्क है वो लाइन के बराबर है। मैंने आपको बताया कि बहुत छोटी आर्क लेंगे तो स्ट्रेट लाइन ही तकरीबन बराबर हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, तो यहां पर हम ए बी को डिस्टेंस के बराबर रख लेंगे,
तो यहाँ पर अब मैंने ए बी की वैल्यू पुट कर दिया, तो डेल्टा वी ओवर वी इज इक्वल टू, यहाँ पर ए बी की जगह मैंने एस लिखा ओवर आर आ गया, ठीक है। इसको मैंने थोड़ा सा रीअरेंज किया है। मैंने क्या किया, ये ऐसे इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और v इधर डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेल्टा v ओवर s इज इक्वल टू v ओवर r, ठीक हो गया। अच्छा, अब बेटा देखिए मेरी बात सुने, अब मैंने इक्वेशन 3 जो कि मैंने पिछले स्टेप में जो है ना वो ड्राइव की थी, उसके अंदर इसको सब्स्टिट्यूट करना है। यहां पर डेल्टा v ओवर s आ रहा है। अब इक्वेशन नंबर 5 में देखा डेल्टा v ओवर s आ रहा है, दैट इज इक्वल्स टू v ओवर r। तो इसका मतलब मैं इस डेल्टा v ओवर s की जगह v ओवर r पुट कर सकता हूं, तो मैं वही करूंगा, मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा इक्वेशन 5 को इक्वेशन 3 में। तो वहां पर डेल्टा v ओवर s की जगह मैंने क्या लिख दिया, v ओवर r, यानी कि इसकी जगह मैंने इसको लिख दिया, ठीक है, v ओवर r इंटू v। तो ये मेरे पास आ जाएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v स्क्वायर ओवर r। सो ये मेरे पास जो है ना वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए एक्सप्रेशन बन गया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v स्क्वायर ओवर r। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि चूंकि हमारे पास ये जो एक्सेलरेशन इसको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहेंगे और ये सेंट्रीपिटल फोर्स ने कॉज की है, दैट्स व्हाई हम इस एक्सेलरेशन को नाम देंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड इट इज डिनोटेड बाय AC। C का मतलब है सेंट्रीपिटल एंड A फॉर एक्सेलरेशन। चलिए, अभी तक तो हमने इसका फॉर्मूला बनाया। अब बेटे हमने ये बात प्रूव करनी है कि इसकी डायरेक्शन क्या होती है और वो कैसे होती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि चूंकि सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स सेंटर एक्ट कर रही होती है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होती है और हमेशा अलोंग द रेडियस होती है। यानी कि अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं तो उसकी जो डायरेक्शन है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वो इस तरफ होगी, अगर इस पॉइंट पे बात करूं तो वो इस तरफ होगी, ठीक है। तो यहां पर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जो इसकी डायरेक्शन है वो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होती है। अब ये बात हमने प्रूव करनी है, तो कैसे प्रूव करेंगे। अच्छा देखिए मेरी बात सुने, यहां पर जो मेरे पास OA है, यानी कि V1 जो है वो मेरे पास क्या है, QP या PQ। तो OA PQ के परपेंडिकुलर है। अब यहां पर जो OB है, ठीक है, ये V2 जो है वो PR है, ठीक है। तो जो OB है वो PR के परपेंडिकुलर है। अब ये दो ट्राइंगल्स हैं, और ये बात बेटे याद रखें, हम नेक्स्ट मैथमेटिक्स का रूल याद रखेंगे, अगर दो ट्राइंगल्स हैं और उनकी दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स अगर परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, दो ट्राइंगल्स की कोई सी दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो तीसरी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड भी परपेंडिकुलर होगी। तो अगर यहां पर ये वाली साइड इसके परपेंडिकुलर है, ये वाली साइड इसके परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब ये जो QR है ये AB के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं QR को ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो मेरे पास जो QR है वो कुछ इस तरह करके AB के परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा मैं, ठीक है। यानी कि ये मेरे पास AB है, तो ये मेरे पास QR बनेगा, ठीक है। तो यहां पर अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि ये देखें कि आप अगर QR को देखें ये टुवर्ड्स सेंटर जा रहा है। तो यहां पर अब हम बात करते हैं कि अगर मैं इसके AB का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं तो QR यानी कि जो डेल्टा V है वो उसके पैरेलल बनेगा, यानी कि AB के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, AB के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की जो डायरेक्शन होगी और जो हमारे पास QR की डायरेक्शन है वो सेम बन रही है, ठीक है। ये जरा बात दोबारा से सुन ले कि ये जो हमारे पास डायरेक्शन है ये एक्चुअली AB के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के डायरेक्शन के सेम बन रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो होगा हमेशा टुवर्ड्स सेंटर एक्ट करेगा। सो द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कल perpendicular to delta V when AB is approximately reaching to 0, ठीक है। एक्चुअली बेटा यहां पर जो वर्ड है ना वो पैरेलल आना है। तो एक्चुअली बेटा देखिए कि वो डेल्टा V के क्या है, पैरेलल है, यानी कि जो डायरेक्शन डेल्टा V की है, डेल्टा V की डायरेक्शन तो अंडरस्टूड है टुवर्ड्स सेंटर है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी क्या होगी, टुवर्ड्स सेंटर ही होगी। तो यहां पर हम बात करते हैं कि जो हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है इट ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो यहीं से हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को डिफाइन कर लेते हैं, द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कल विद यूनिफॉर्म स्पीड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, कि वो हमेशा किस तरफ होगा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होगा, इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अच्छा बेटे अब ये बात यहां पर आपने याद रखनी है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्कल में मूव करता है, ठीक है, लेट्स से कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एक सर्कल में मूव कर रहा है और सर्कल में मूव करते हुए उसकी वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्म है तो उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन या लीनियर एक्सेलरेशन 0 होगा, लेकिन उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ होगा, ठीक है।
लेकिन अगर वो सर्कल में मूव कर रहा है और उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, मतलब उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, तो उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होगा और उसका लीनियर एक्सेलरेशन या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा। ठीक है, और जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो अलोंग द टेंजेंट होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर होगा, यानी कि अलोंग द रेडियस होगा। तो हमारे पास इस केस में जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ये परपेंडिकुलर होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के। बट ये सिर्फ तब प्रोड्यूस होगा जब एक बॉडी सर्कल में भी मूव कर रही है, उसकी स्पीड भी चेंज हो रही है। लेकिन अगर उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है और वो सर्कल में मूव कर रही है, उसके पास सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, उसके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन या लीनियर एक्सेलरेशन नहीं होगा। ओके बेटा, तो नेक्स्ट स्टेप में अब हमने क्या करना है, हमें सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला जो है वो ड्राइव करना है। अब चूंकि बेटा हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पता चल गया है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो एक डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। तो ये बात मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, जो डायरेक्शन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की होगी वही डायरेक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स की होगी। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी डायरेक्शन सेम है और आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू सेकंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट इज इक्वल टू एम ए सी। ए सी मीन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और आपको पता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो v स्क्वायर ओवर r के इक्वल है। अभी हम ड्राइव करके हटे हैं, सो सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास हो जानी है mv स्क्वायर ओवर r। अब हम इसको एंगुलर वेलोसिटी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। हम वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख देंगे, तो आपको पता है कि हमारे पास जो लीनियर वेलोसिटी है दैट इज इक्वल्स टू r ओमेगा, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पर मैं इसको पुट कर दूंगा, चूंकि उसका स्क्वायर है तो ये r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आ जाना है, और यहाँ पर ये जो r है ये इसके स्क्वायर से कट जाएगा, हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर। तो ओके बेटा, यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम चंद एक एमसीक्यूज असेसमेंट साथ ही डिस्कस कर लेते हैं, ताकि हमारे टॉपिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स वगैरह वो भी रिवाइज हो जाए, और जो मतलब उसके अंदर फर्दर ग्रिप है वो भी हमारी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बन जाए। सबसे पहले क्वेश्चन में वो एक कंडीशन दे रहा है, वो कह रहा है इनमें से कौन सा वो कंडीशन पूरी कर रहा है। तो कह रहा है कि एक बॉडी है, उसका जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो कुछ ना कुछ है, वो जीरो नहीं है, जबकि उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यानी कि लीनियर एक्सेलरेशन जीरो है। ठीक है, अच्छा अब बेटा देखिए, अगर एक बॉडी लीनियर मोशन में चल रही है तो इसका मतलब कि इसका जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो तो जीरो है, और अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, ठीक है, सो इन दैट केस उसका जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो भी जीरो है। तो इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। दूसरे में चूंकि वो लीनियर में चल रही है, तो आपको पता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सिर्फ तब होगा जब वो सर्कल में मूव करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो जीरो होगा। अब वेरिएबल स्पीड से चल रही है तो इसका मतलब उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ होगा, लेकिन कंडीशन फिर भी पूरी नहीं हो रही। तीसरे में देखिए सर्कुलर मोशन में है, तो सर्कुलर मोशन का मतलब है कि उसके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ है, वो जीरो नहीं है। और अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है तो इसका मतलब उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है। तो ये देखिए एग्जैक्टली वो जो उसने हमसे कंडीशन पूछी थी वो पूरी हो रही है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगर लास्ट में हम देखें तो वो सर्कुलर मोशन में चल रही है, सर्कुलर मोशन का मतलब है कि उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ है, और स्पीड भी वेरिएबल है, तो इसका मतलब उसके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है। और मैंने आपको बताया कि कोई भी बॉडीज के पास दोनों एक्सेलरेशन होती हैं, ये दोनों एक्सेलरेशन एक अलोंग द टेंजेंट होगा, एक अलोंग द रेडियस होगा, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो ये भी आपने एमसीक्यूज अलग से याद रखना है कि लीनियर एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं कि अ स्टोन इज व्हील्ड इन अ सर्कल, कि एक पत्थर है उसको हम सर्कल में घुमा रहे हैं, टाइड टू अ स्ट्रिंग, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा। तो बेटे आपको पता है कि लेट से भी ये मेरे पास पत्थर है, तो इसको हम सर्कल में घुमा रहे हैं, तो जो टेंशन इन द स्ट्रिंग होगी दैट विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी द राइट आंसर। अच्छा, अ स्टोन टाइड टू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर। ठीक है, कि एक रस्सी है और उसकी जो लेंथ है वो 1 मीटर है, तो उसको एक सर्कल में हम मूव करवा रहे हैं। आप देखेंगे जो इसकी लेंथ है ना, यही इसका रेडियस कहलाएगा। ठीक है, अच्छा, मूविंग विद एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 2 रेडियन पर सेकंड, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी 2 रेडियन पर सेकंड है। नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स फाइंड करनी है। अगर उसका मास 10 ग्राम है, पहले तो मास को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो 10 को डिवाइड करेंगे हम 1000 पे, तो ये हो गया किलोग्राम, तो ये मेरे पास आ जाना 0.01 किलोग्राम। ठीक है, अब देखिए हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है, रेडियस है और मास है, तो इसका मतलब हम इस फॉर्मूला से इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी वाले फॉर्मूला से। सो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, मास है हमारे पास 0.01 किलोग्राम, और आर जो है वो हमारे पास 1 मीटर है, और ये मेरे पास आ जाना है 2 रेडियन
पर सेकंड का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर लिया 4 आ गया, 4 को 1 पे मल्टीप्लाई किया 4 ही आ गया, 0.01 पे मल्टीप्लाई किया 0.04 न्यूटन हमारा आंसर आ जाएगा। सो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा ये जरा चीज समझ लें कि सेंट्रीपिटल फोर्स से जो वर्क डन होता है वो किसके इक्वल होता है। अब देखिए जो वर्क डन है दैट इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा टू एक्ट करती है टुवर्ड्स द सेंटर, और आपको पता है डिस्प्लेसमेंट जो है वो अलोंग द टेंजेंट होता है, क्योंकि लीनियर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वही डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी ना, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो अलोंग द टेंजेंट होगा। अब बेटा देखें इन दोनों में अगर एंगल ड्रॉ करूं तो 90 डिग्री बन रहा है, और आपको पता है कि चूंकि ये कॉस फंक्शन को फॉलो करता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स से किया गया वर्क हमेशा जीरो होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स परफॉर्म्स जीरो वर्क डन, ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है, सो सेंट्रीपिटल फोर्स परफॉर्म्स जीरो वर्क डन। मड फ्लाइज ऑफ द टायर, कि जो गारा है वो टायर से कैसे उतरता है, ठीक है। तो आपको पता है कि जब कोई भी चीज है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिल पाती तो वो क्या करता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स ना होने की वजह से अलोंग द टेंजेंट वो सर्कल को छोड़ देता है। अब यहाँ पर जो हमारे पास टायर है ये एक सर्कल है, ठीक है, तो वो इसको कैसे छोड़ेगा, वो अलोंग द टेंजेंट, टेंजेंट टू द टायर, टेंजेंट के हिसाब से छोड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी ऑफ मास 5 किलोग्राम, मास 5 किलोग्राम है in a circle of radius 2 meter, radius 2 meter with uniform speed of 5 meter per second, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। अब चूंकि यहाँ पर मास और यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी बताइए तो लीनियर वेलोसिटी वाला फॉर्मूला लगेगा, तो एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। मास बेटा हमारे पास 5 किलोग्राम दिया गया और जो स्पीड है दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड, और इसका स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 मीटर। अब 5 का स्क्वायर जो है वो 25, 25 को 5 पे मल्टीप्लाई किया 125, 125 को बेटा 2 पे डिवाइड कर लो, मेरे पास आ जाएगा 62.5 न्यूटन। सो द आंसर इज 62.5 न्यूटन। Okay students, that's all from today's lecture. If you think that this video is informative for you, kindly like this video, comment लाजमी करें, और अपने जितने भी स्टूडेंट कम्युनिटी है उन सब के साथ इस लेक्चर को शेयर करें, एंड काइंडली डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।